हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी का है। और ये सीरीज में हम लोग पॉलिटी का जितना भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और साइड का भी जितना भी इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको भी देखेंगे। तो ये जो टोटल सीरीज होगा ये 500 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर का होगा। ये होगा इसका पार्ट 1। इंडियन पॉलिटी का सब कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि चांसेस है एग्जाम में ज्यादा आने का, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट का पीसीएस हो या फिर एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एनडीए का, सब में ये काम आने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा इस सीरीज में। और ये इसका पार्ट 1 होगा, तो इसमें भी जो है एंड तक बने रहिएगा ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाए वो आप लोग सीख सकें और एग्जाम में आप लोगों का ये हेल्प कर सके। देरी ना करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन से। पहला यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, बाय व्हिच एक्ट द प्रोविंसेस इन इंडिया पर ग्रांटेड ऑटोनॉमी। तो जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल चलता था उस समय में कौन से एक्ट के तहत जो यहाँ के प्रोविंस थे, मतलब आज के जो हम लोग स्टेट मान लीजिए, तो उससे जो है ऑटोनॉमी मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के तहत ही प्रोविंस को जो है जितना भी प्रोविंस थे उसको ऑटोनॉमी मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आर। मतलब जो है यूनिटरी सिस्टम और अगर इसका गवर्नेंस रहे तो उसका क्या फायदा है। यहाँ पे आंसर दिया है स्टेट फास्ट, मतलब कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी होता है और डिसीजन में जो है डिले नहीं होता है। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम ये सब क्या होता है, आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो है एक इसमें पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट होगा टॉपिक वाइज, वहां पे जो है दिया गया है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, उसको देख लीजिए। आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। यहाँ पे अगर इसका डिटेल देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, बाय व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड वेयर। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसी ने ही इनेक्ट किया था हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके जो मेंबर है वो कैसे इलेक्ट हुए थे या उसके मेंबर कहाँ से आए थे। देखते हैं आंसर क्या दिया है, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। प्रोविंस उस समय में जो हुआ करता था, आज का राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, उस समय में उसको प्रोविंस बोला जाता था। तो जितने भी प्रोविंसेस थे वो लोग अपना जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से उनका वेरियस मेंबर को वो लोग इलेक्ट किए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वहां पे वो लोग भेजे थे। तो ऐसे ही वहां का मेंबर हुआ था। देखिए जो और एक भी था इसमें प्रोविजन कि प्रिंसली जो स्टेट है वो भी कुछ नॉमिनेटेड कर सकते हैं मेंबर, हालांकि वो लोग नहीं किए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया है, व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर आर द इमरजेंसी प्रोविजन। जो हम लोगों का जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो कहाँ से इंडिया में आया है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जो गवर्नमेंट का इंडिया आया था, इसका जो है ये जो एक्ट आया था याद रखिएगा जो 1935 का, वो काफी मतलब लेंदी था। और अभी का भी जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा बहुत सारा प्रोविजन जो है उसका जो है यही जो है एक्ट हुआ था, उसी से लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। मतलब बेस है ये, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म एट द बिहेस्ट ऑफ होम। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों का बना था वो कौन किसके बिहेस्ट में बना था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कैबिनेट मिशन। देखिए ये जो हम लोग इंडियन पॉलिटी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये स्टार्ट मतलब जब मेकिंग नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन से वहां तक से हम लोग जितना भी इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और क्या उसका बाद में प्रोविजन है, वो हर एक पार्ट में हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करते जाएंगे। तो सारा वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो आप लोगों को जानकारी तुरंत मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कौन प्रेसिडेंट बने थे, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी एमसीक्यू वाला आप अगर देखना चाहते हैं, इसका अलग से एक वीडियो चैनल का एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट जो पॉलिटी का है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस हैज बीन टॉक अबाउट इन प्रीएम्बल ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो हम लोगों का है उसमें कौन कौन सा जस्टिस मेंशन है। उसमें देखिए मेंशन है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 जो जस्टिस है वो प्रियम्बल में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट दिया क्या है, हाउ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया किस प्रकार से डिक्लेयर हुआ है प्रियम्बल हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। उसमें देखिए डिक्लेयर है ये द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नाम से जो है ये जो ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम से इंडिया जो है प्रियम्बल में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन इंडिया बिकम ए फुल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फुल जो है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना इंडिया, 26 जनवरी 1950 को बना था, जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इन द फोर्स आया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, तो हम लोगों का जो प्रियम्बल है हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कितना टाइम जो है अमेंड किया गया है उसको, तो ये याद रखिएगा एक ही बार किया गया था जब इंदिरा गांधी हम लोगों के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। 1976 में ये चेंज हुआ था एक बार, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो, याद रखिएगा इसी के तहत जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। क्यों किया गया था ये, क्योंकि का एक 3 नया वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था। कौन कौन सा वर्ड था वो, सोशलिस्ट था और सेकुलर था और इंटीग्रिटी, ये 3 जो वर्ड है उसमें ऐड किया गया था। वर्ड भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड और इंटीग्रिटी वर्ड, ये तीनों वर्ड जो है 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल का तब ऐड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, Where is the word federal used in Indian Constitution, कहाँ पे जो है फेडरल वर्ड जो है वो यूज हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा nowhere in Constitution। फेडरल जो वर्ड है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हालांकि हम लोगों का जो गवर्नेंस सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का सब बहुत सारा फीचर्स है फेडरलिज्म का, लेकिन फेडरल पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि हम लोगों का जो आर्टिकल 1 है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, तो इंडिया क्या है यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन फेडरलिज्म का भी बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे है, फेडरलिज्म वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहां से आप लोगों को इसका पूरी नॉलेज मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिक्लेयर करता है, देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, तो याद रखिएगा ये दोनों नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इंडिया भी मेंशन है और भारत भी मेंशन है, और इसको एक यूनियन ऑफ स्टेट जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी द यूनियन ऑफ स्टेट बोल के मेंशन है यहाँ पे, ना कि फेडरल, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 1 में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन व्हिच आर्टिकल इंडिया ऑल्सो कॉल्ड एज भारत, तो भारत जो है कौन सा आर्टिकल में बना गया है, वो आर्टिकल 1 है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया, कौन सा टाइप का फेडरलिज्म जो इंडिया में देखा जाता है, तो ये जो फेडरलिज्म है ये क्या है, फॉर्मिंग स्टेट बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन फॉर्म करके जो स्टेट बना हुआ रहता है उस वही फेडरलिज्म इंडिया में है। ये इंडिया का आप लोग याद रखिएगा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म मतलब हम लोगों का, देखिए फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, हम लोगों का भारत जब आजाद हुआ तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकली क्या है, बहुत वास्ट कंट्री है, इसका जो है ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट पूरे जो है देश को चला सके, उसका जो है डे टू डे वर्क जो होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो चला सके, तो क्या किया वो बहुत सारे स्टेट में उसको बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो इसका जो है सही होगा ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका ठीक ऑपोजिट है देखिए यूएसए में, वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारा छोटा छोटा स्टेट आए थे और एक साथ एक बड़ा सा जो है फेडरेशन बनाए थे वो लोग, जिसको कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका ठीक अपोजिट देखिए इंडिया में है, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा ये मतलब कंट्री था, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हो पाए, और यही सेम हम लोगों का इंडिया का और कनाडा का आप देखेंगे ये थोड़ा सेम है, वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
when did the Indian Constitution come into force? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कब आया था फोर्स में, ये है 26 जनवरी 1950। उसके बाद देखते हैं एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे जब हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना जा रहा था? इसका सही उत्तर है BN राव। याद रखिएगा BN राव। इसके बाद दिया है इन व्हिच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द बाइकैमरल सिस्टम इज एन एसेंशियल फीचर। एसेंशियल फीचर जो है एक फेडरल सिस्टम का होता है कि बाइकैमरल सिस्टम होना चाहिए। बाइकैमरल मतलब दो टू हाउस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में है हम लोगों का एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, जिसको कि लोअर हाउस और अपर हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को जो है अपर हाउस बोला जाता है। तो बाइकैमरल सिस्टम जो होता है वो फेडरल सिस्टम का ही एक एसेंशियल फीचर है। और देखिए ये जो लोकसभा, राज्यसभा और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट किस किस को लेके बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को भी याद कीजिएगा, प्रेसिडेंट भी उसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया इज। तो इंडिया जो है कौन सा टाइप का कंट्री है? इसका उत्तर है डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे कि डेमोक्रेसी है। हम लोगों के यहाँ से पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब पीपल के हाथ में जो है जो पावर रहता है, जैसे कि हम लोगों के पास वोटिंग पावर है, हम लोग वोट दे सकते हैं। तो ये जो होता है ये है एक डेमोक्रेसी का फीचर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड। तो हम लोगों का जो सिंगल सिटीजनशिप वाला है, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों का इंडियन सिटीजनशिप ही हम लोगों के पास रहता है। कोई भी मतलब स्टेट का तो हम लोगों के पास नहीं रहता है सिटीजनशिप, लेकिन यूएसए में मान लीजिए वहाँ पे हर एक स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। स्टेट सेंटर का भी होता है और स्टेट का भी होता है, लेकिन इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से लिया था। ये याद रखिएगा, इंग्लैंड से लिया गया था ये सिंगल सिटीजनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है हम लोगों को यूनिटरी सिस्टम है उसका ही एक एग्जाम्पल है, उसका एक फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which part of the Constitution deal with the provision of citizenship? सिटीजनशिप जो कौन सा पार्ट में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 2 याद रखिएगा। सेकंड जो पार्ट है उसमें मेंशन किया गया है सिटीजनशिप के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? इंडियन का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा ब्रिटेन है इसका बिल्कुल सही उत्तर। The Indian Constitution has taken the plan of Indian Federation from which Constitution? तो हम लोगों का जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में वो कहाँ से लिया गया था? ये वाला जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? अभी मैं बता रही थी आपको कनाडा, इंडिया और कनाडा का जो है फेडरल सिस्टम वो सेम है। कनाडा में भी ऐसा था कि मतलब बहुत एक वास्ट कंट्री था, उसको डिवाइड किया गया था। और याद रखिएगा ये क्या, इस सिस्टम में क्या होता है, सेंटर के पास जो है ज़्यादा पावर रहता है एज कम्पेयर टू स्टेट। हम लोगों का जो है सेंटर के पास ज़्यादा पावर है स्टेट के मुकाबले में हम अगर कंपेयर करें दोनों को। तो उसके बाद दिया है हु इज बिलीव्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किसको क्रिएटर मान के माना जाता है? ये दिया नहीं, बिलीव दिया है यहाँ पे, वर्ड याद रखिएगा। तो ये है जो है अंबेडकर, हम लोग का डॉक्टर अंबेडकर जो थे इन्हीं को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है What are the basic features of the Indian Constitution that cannot be amended under आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 जो है वो क्या करता है, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंज होता है, तो वही आर्टिकल में ये याद रखिएगा, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछेगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 368। तो कौन सा जो है इनमें से बेसिक फीचर्स है जिसको कि बदला नहीं जा सकता है, आर्टिकल 368 के तहत भी नहीं बदला जा सकता। देखिए बेसिक फीचर जो है, बेसिक फीचर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये एक हम लोगों का जो इंडियन जुडिशरी है इसका ही एक ये क्रिएशन है। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है बेसिक फीचर। इसके ऊपर हम लोग बेसिक फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे जहाँ पे कि हम लोग मेंशन करेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या है
और वो कब स्टार्ट हुआ था और इसका क्या क्या सब फीचर्स है। तो कौन कौन सा यहाँ पे फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सोवरेनिटी, टेरिटोरियलिटी, इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये सब जो है ये क्या है, ये बेसिक फीचर्स है और इसको अमेंडमेंट करके भी जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which country has the largest constitution in the world? वर्ल्ड में जो है सबसे जो है बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो इंडिया है। तो याद रखिएगा इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड का इंडिया में पाया जाता है। हाउ मेनी आइटम्स आर इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में जो है कितना ठो सब्जेक्ट है। आइटम्स मतलब आइटम भी बोला जाता है, सब्जेक्ट भी बोला जाता है। कितना ठो है? टोटल 97 सब्जेक्ट है इसमें। ये जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है टोटल 3 ठो लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट है। ये हम लोगों का फेडरल सिस्टम वाला वीडियो में इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो टोटल फिलहाल जो है यूनियन लिस्ट में जो कि 97 सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट में जो है 66 सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट वहां पे है। याद रखिएगा ये तीनों आइटम स्टेट लिस्ट में है। स्टेट जो लिस्ट है उसमें जो है 66 सब्जेक्ट है और कंकरेंट जो लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट उसमें 47 है। तो ये जो है सारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्या होता है कि यूनियन लिस्ट जो होता है उसमें मतलब पूरा राइट जो है यूनियन के पास होता है, जो सब आइटम इसमें है। और स्टेट लिस्ट में जो है इसका अधिकार जो है स्टेट के पास रहता है और कंकरेंट लिस्ट जो होता है दोनों का सेम अधिकार रहता है ये सब आइटम में से। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हिच सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया गोज ऑपोजिट टू द रियल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा ऑपोजिट में जाता है डेमोक्रेसी का? तो हम लोगों का जो कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम जो है वो क्या करता है, बहुत लोगों को क्या करता है, सोशली मार्जिनलाइज कर देता है। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन व्हिच देयर इज ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग द इक्विपमेंट। तो ये है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का इंडिया में इलेक्शन होता है तो क्या होता है, कोई अगर अच्छे से काम नहीं किया, कोई पार्टी अच्छे से काम नहीं किया, नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होता है क्या करते हैं लोग उसको वोट नहीं देते हैं। तो वो क्या करता है अपना जो है पावर और पोजीशन खो देता है। तो जो अच्छे से काम करेगा उसी को ही वोट देते हैं। तो रियल पावर जो है वो किसके हैंड में है, पीपल के हैंड में है। तो याद रखिएगा डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है वहां पे ये बेस होता है फेयर और फ्री इलेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों का जो है इंडिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से ये फंडामेंटल राइट जो है वो लिया गया है। याद रखिएगा ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है यूएसए से। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इनिशियली। इनिशियली जो है कितना ठो फंडामेंटल राइट दिया गया था, तो ये है 7 ठो था, लेकिन अभी जो है 6 ठो फंडामेंटल राइट दिया गया है हम लोगों को। अभी फिलहाल हम लोगों के पास 6 फंडामेंटल राइट है। 7वां जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया था। जो हम लोगों का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उस समय इसको हटा दिया गया था 7th वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी था। तो अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फिलहाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मान ले, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या, वो तो एक लीगल और लेजिस्लेटिव राइट मान सकते हैं, लीगल राइट ही मान सकते हैं। लीगल राइट है अभी राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स लेकिन नहीं है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, द राइट टू फ्रीडम इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम जो है वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। देखिए ये भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। ये आर्टिकल 19 से 22 तक जितना भी आर्टिकल मेंशन है उसमें राइट टू फ्रीडम मेंशन किया गया है। ये फंडामेंटल राइट जो आप लोग वीडियो में देख लीजिए, फंडामेंटल राइट अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा करना है, आप लोग इंडियन पॉलिटी का बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, उसके बाद प्रीएम्बल हो गया, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब आप लोगों को अच्छे से कवर करना चाहिए। और उसका आर्टिकल भी याद रखने की कोशिश कीजिए, वो आर्टिकल बिल्कुल पूछता है एग्जाम सब में कि कौन सा आर्टिकल
कौन सा आर्टिकल में कौन सा प्रोविजन है। तो ये जो रीट, उसके बाद देखते हैं हम लोग जो रीट इज इशूड बाय होम। तो रीट जो होता है वो आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये जो है कौन इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों ही जो है रीट इशू कर सकते। तो आर्टिकल 32 होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 जो है उसके तहत हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रीट। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 याद रखिएगा, 226 हो गया हाई कोर्ट के लिए और 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ पर्सनल फ्रीडम इज, मतलब वन बेसिस कौन सा है पर्सनल फ्रीडम का है, ये हबीस कॉर्पस है, याद रखिएगा हबीस कॉर्पस, और ये एक रीट भी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which of the following is issued by the court in case of illegal detention of a person। अगर illegal detention किया जाता है कोई इंसान को, मतलब बिना मतलब के ले गए और डिटेन उसको करके रखे, तो कौन सा जो है रीट इशू होता है, यहाँ पे भी होगा हबीस कॉर्पस, ये होगा इसका आंसर। What kind of right mentioned in the Indian Constitution, कितने टाइप का जो है रीट मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यही दिया है, कितना ठो 5 तो टोटल दिया गया है। एक तो जो है हबीस कॉर्पस है ये, उसके बाद मांडामस है ये, उसके बाद स्टैट्यूटरी, उसके बाद क्वाय वारंटो, उसके बाद प्रोविटेशन। ये जो 5 तो है ये रिट्स जो है मेंशन है और ये मिला है हम लोगों को एज ए फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Which petition or mandate is given by the court to a government official to do his official work। तो इसका आंसर हो जाएगा the mandate। उसके बाद नेक्स्ट दिया है according to the Indian Constitution the right to life is a, right to life क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडर which fundamental rights are there prohibition of the ह्यूमन ट्रेड। ह्यूमन ट्रेड जो होता है वो किसके अंडर में जो है, कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर जो है प्रोहिबिट किया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉयटेशन, उसमें मेंशन है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन का जो है ट्रेड नहीं होना चाहिए, उसको बैन किया है उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट थ्रू एनी ऑफ द कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटाया गया था। कुछ देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1978 में हुआ था, उसी में ही जो है मेंशन किया गया था और उसी के तहत जो है ये जो फंडामेंटल राइट है, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो हटा दिया गया था और इसको एज ए लीगल राइट माना गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉपर्टी राइट जो है अभी हम लोग देख रहे थे कि जो है राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, तो फिलहाल जो है उसका पोजीशन क्या है, वो एक लेजिस्लेटिव राइट है या तो लीगल राइट। उसके बाद देखते हैं व्हिच इज द राइट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर जो है कौन सा राइट को बोले थे, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। जो रूल्स हम लोग देख रहे थे उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। उसको डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा था कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, तो यहाँ पे दिया है डॉक्टर अंबेडकर जो है वो कौन सा आर्टिकल को द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे, वो भी आर्टिकल 32 ही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। पार्ट 3 याद रखिएगा, पार्ट 2 में सिटीजनशिप था और 3 में जो है मेंशन है फंडामेंटल राइट के बारे में, और जो आईवी है 4 नंबर पार्ट जो है उसमें डीपीएसपी मेंशन है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं डीपीएसपी का भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डीपीएसपी का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी है, यहाँ इसका जो टॉपिक वाइज पॉलिटी होगा वहाँ पे होगा, वहाँ से देख लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स कैन बी स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड।
तो आर्म फोर्स में जितना भी काम करते हैं उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स एक नॉर्मल सिटीजन को जितना मिलता है, लेकिन उससे कम ही मिलता है आर्म फोर्स जो होते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट वो किसमें प्रोविजन मेंशन है पूछा है, आर्टिकल 33 याद रखिएगा, ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन व्हिच बेसिस आर द माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से बेसिस पे जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है माइनॉरिटीज जो कम्युनिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। रिलीजियस बेसिस पे होते हैं और लैंग्वेज बेसिस पे, दो ही मेंशन हुआ है, दो ही जो है यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। एक है रिलीजन और धर्म और एक है लैंग्वेज भाषा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय व्हिच अमेंडमेंट वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हम लोगों का जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी का जब सरकार था उसी समय जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो वहाँ पे ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्सेप्ट ये उस समय का यूएसएसआर जो कि आज के डेट में रशिया है, क्योंकि यूएसएसआर जो 1991 में टूट गया था, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो यूएसएसआर से जो है लिया गया था ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which article of the Constitution deal with the fundamental duties। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। तो उस समय क्या हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था और एक नया आर्टिकल उसमें ऐड किया गया था हमारा जो है वो है आर्टिकल 51A। याद रखिएगा आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितना तो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, टोटल 11 तो फिलहाल है। लेकिन देखिए जो ओरिजिनल हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज जब ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में उस समय 10 तो हुआ करते थे। ये जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 का, 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा, और ये 2002 में हुआ था। तो इसके तहत जो है 11th वाला जो है वो ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी। ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी था कि मतलब पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए बच्चों को कि वो लोग अपना एजुकेशन जो 6 से 14 ईयर तक कंप्लीट कर पाए। 6 से 14 ईयर का जितने भी बच्चे हैं वो लोग अपना एजुकेशन जो है पूरा कर पाए। ये वाला जो है ड्यूटीज ऐड किया गया था बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो हम लोगों का जो फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको कौन सस्पेंड कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उनके पास ही पावर होता है कि फंडामेंटल राइट को जो है वो सस्पेंड कर पाए। और ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है। फंडामेंटल राइट कब सस्पेंड होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है। नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो या फिर कोई भी इमरजेंसी लग रहा है तो फंडामेंटल राइट जो है उसी समय प्रेसिडेंट जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने आज पहला पार्ट कंप्लीट किया पॉलिटी का। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग कुछ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।